तो चलिए एक क्विक रिवीजन सेशन हो जाए जल्दी से। एक वो वाला वीडियो तो मिस हो गया था, तो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ द सीजीआई। ओके, सो अगर सीजीआई का अपॉइंटमेंट के बारे में देखा जाए तो 53rd चीफ जस्टिस बने हैं। अभी उन रिक्यूजिंग हो गया है, उन्होंने अपने आप को रिक्यूज कर दिया है फ्रॉम वन ऑफ द केस वेयर द चीफ इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट कंटेस्टेड था। तो सुप्रीम कोर्ट के का नाम आते ही आर्टिकल 124 ध्यान में आ चाहिए। 124 में लिखा हुआ है कि देयर विल बी अ सुप्रीम कोर्ट। ओके, अब नाउ 124 दो में लिखा हुआ है कि द इट विल बी द सुप्रीम कोर्ट जज विल बी अपॉइंटेड ऑन द बेसिस ऑफ the president will appoint the supreme court judge, so it will not mention the case of the seniority. Okay, so seniority basis it is coming from the judges appointment act. Okay, now 124.3 talks about the qualification for a supreme court judge, and it gives like whoever have the Supreme Court judgeship experience of 5 years, or the High Court lawyership lawyership experience of 10 years, or if he or she may have the criteria of the distinguished jurist in the eyes of president, so they can become Chief Justice of India. So the seniority convention जो आया है, it is coming from the second judge case 1993 से, ये याद रखना है। So for the CGI is the master of the roster, first amongst equals, primus inter pares होता है। जो seniority है, distinguished jurist से कोई अभी तक बना नहीं है। seniority तुम्हारा oath लेने के समय से जुड़ जाता है। ओके, लॉ मिनिस्टर मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर को फॉलो करते हैं और अपॉइंटमेंट करते हैं। लाइक लॉ मिनिस्टर कुछ वैसा करता नहीं है। लॉ मिनिस्टर जस्ट सिंपली स्टार्ट द प्रोसीजर। द सुप्रीम कोर्ट का जो ऑनगोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, वो रिटर्न में दे के जाता है कि आफ्टर मी ही और सी विल बी द चीफ जस्टिस ऑफ द इंडिया। और वन थिंग इसमें हम लोग को नुआंस पॉइंट याद रखना है कि ये जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर है, इट्स लाइक ए हॉल मार्क फॉर द जुडिशियल इंडिपेंडेंस, कि देयर इज ए स्ट्रिक्ट प्रोसीजरल ट्रांसपेरेंसी इन दिस केस। ओके, सो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मास्टर ऑफ रोस्टर होता है। सीनियोरिटी एज अ शील्ड है कि स्ट्रक्चरल जो प्रोसीजर है, कोई नेक्सस ना हो जाए इसके लिए। ठीक है, और अब हम लोग आते हैं सलवा जुदुम वाला केस में, कि जहाँ पे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने देयर विल बी एन एक्ट दैट विल सिंपली बाईपास द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। सो पूछा जा रहा है कि क्या ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं है। तो पूछा जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या सिविल और क्रिमिनल कंटेम्प्ट डिफाइंड है, तो हम लोग बोलेंगे नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट का जो कंटेम्प्ट है, या जो कोर्ट का जो कंटेम्प्ट है, वो आर्टिकल 129 और 215 से पावर उठाता है। तो 129 और 215 में क्या लिखा हुआ है कि द पार्लियामेंट हैव द पावर टू क्रिएट लॉज फॉर कंटेम्प्ट, लाइक दोस्तों कंटेंट ऑफ एक्ट, कोर्ट एक्ट है 1971 का। सो 129 और 215 में बेसिकली लिखा हुआ है कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, दे विल बी दी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ओके, so that shall have the supreme court have the power of court, including the power to punish for contempt itself। ओके, तो ये लिखा हुआ है आर्टिकल 129 और आर्टिकल 215 में। ओके, और सिविल और क्रिमिनल कंटेम्प्ट को डिफाइन नहीं कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट पनिशमेंट दे सकता है फॉर इट्स कंटेम्प्ट, ये है पावर है। So, if Supreme Court issues a direction, any law passed by state legislature that contradicts it automatically act of contempt, नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग में है कि लेजिस्लेटर हैज ए प्लेनरी पावर, इट कैन पास ए लॉ टू रिमूव द बेसिस ऑफ द जजमेंट। ओके, इट ओनली बिकम इशू इफ द न्यू लॉ इटसेल्फ चैलेंज्ड एंड डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। सो अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल नया लॉ को बोल दे तो चैलेंजिंग है, बट अगर कोई जजमेंट है, सो अगर बेसिस ऑफ जजमेंट को रिमूव कर दिया गया है तो सही है। ठीक है, तो 2006 अमेंडमेंट हुआ था 1971 एक्ट का, एक्सप्लिसिटली अलाउड ट्रूथ एज अ डिफेंस इफ इट इज इन द पब्लिक इंटरेस्ट एंड इन्वॉक्ड इन गुड फेथ। ठीक है, तो 315 का बात हुआ है, तो 315 एक्चुअल में पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि द ड्यूटी ऑफ यूनियन टू प्रोटेक्ट द स्टेट्स अगेंस्ट द इंटरनल डिस्टर्बेंस इज अंडर आर्टिकल 355। तो चलिए इसको जल्दी ही खत्म करते हैं अच्छे भाषा में। पहला चीज है कि क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में क्या है। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दो तरीके से आ रहा है। एक आपका कॉन्स्टिट्यूशन में है, जहां हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा गया है अंडर आर्टिकल 129 एंड आर्टिकल 215। And there is a contempt of court act that talks about the procedures and the fines and the different things, so it's under the contempt of court act 1971।
अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इसमें बताया जा रहा है इस वाले केस में कि दैट द लेजिस्लेचर हैज द प्लेनरी पावर, दैट कि जिस बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट अगर जजमेंट दिया था उस लॉ को ही चेंज कर दिया जाए, दैट इज अंडर द एम्बिट ऑफ। बट इसमें है कि अगर जुडिशियल रिव्यू के बाद वो नया लॉ अगर कॉन्स्टिट्यूशनली चैलेंज हो जाए तब दिक्कत है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग को समझना है कि सेपरेशन ऑफ पावर और जुडिशियल ओवररीच का नुआंस। ठीक है, तो ये एक ब्यूटीफुल पॉइंट बनेगा आपका चेक्स एंड बैलेंस में कि लाइक how legislature can check the judicial overreach. Okay, so this is one thing। और scandalizing the court debate, इसमें इसमें बोला जा रहा है कि क्या जुडिशियल ओवररीच इज लाइक हैम्परिंग द आर्टिकल 19(1)(a)। इसमें हम लोग बोला जाएगा कि कंटेम्प्ट हमेशा, कंटेम्प्ट का डेफिनेशन में क्या है, जो क्रिमिनल कंटेम्प्ट है दैट डिफाइंस दैट इट विल स्कैंडलाइज द कोर्ट। Okay, so if there is a fair and accurate reporting, if there is a fair criticism, it is essential for the healthy democracy and it should be protected from contempt। ये चीज़ें को समझना है। इन केस ऑफ जुडिशियरी में ये पॉइंट याद रखना है कि दैट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाला बेसिस में ऑन द स्कैंडलाइजिंग टर्म्स में हम लोग को ध्यान रखना है। सो वी हैव ऑल्सो थिंक अबाउट द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। सो पब्लिक ऑर्डर जो है वो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, पर जो डिप्लॉयमेंट ऑफ आर्म फोर्स है यूनियन का वो यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है। कन्फ्लिक्ट कब आएगा कि जब कोर्ट ये मैंडेट कर दे कि जो लोकल विजिलेंटी ग्रुप है वो किस तरह से हैंडल होगा। ठीक है, तो कोर्ट का अर्ज होना चाहिए कि देयर शुड बी ए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बिटवीन द स्टेट एंड यूनियन। ओके, ये दो चीज पे भी ध्यान देना है कि अंडर आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट के पास अनलिमिटेड पावर है, बट इस 142 के पावर के तहत भी हम लोग समझ सकते हैं कि इट्स नॉट अनलिमिटेड, इट्स कैन बी लिमिटेड विद द प्लेनरी पावर ऑफ द लेजिस्लेचर। ठीक है, तो इस अ वेरी बेसिक पॉइंट है कि ये जो ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज होता है, तो तो हम लोग को समझना है टैक्सेशन का डबल एस्पेक्ट थ्योरी। मतलब किसी भी चीज के डबल एस्पेक्ट पे टैक्स लगाया जा सकता है फॉर कंसिडरिंग द ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज। तो ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज में जो पहला उसका एक एस्पेक्ट है कि देयर इज अ ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल इज हैपनिंग, so this service aspect can be taxed by union, and the second aspect is the entertainment that is happening to us at broadcasting, so the state can also charge the entertainment tax on the top of their broadcasting services. So recently the government is doing what, they enlarge the scope of the entertainment. Now the broadcasting that is happening means the digital entertainment, that is also coming under the ambit of the entertainment tax charged by the states। सो डेप्ट रिडन स्टेट्स के लिए अच्छी बात है, ये समझने वाली बात है। उत्तराखंड में यूसीसी डे मनाया जा रहा है। सो यूनिफॉर्म सिविल कोड इज ऑल टुगेदर वी विल डिस्कस इन स्टैटिक, बट इसमें कुछ कुछ चीज याद रखना है कि लाइक यू नीड टू रजिस्टर फॉर योर लिव इन रिलेशनशिप एज वेल एज फॉर दी जो आपका विडो का टर्म हटा दिया गया है इन ऑर्डर फॉर द इनहेरिटिंग राइट्स, इट इज यूजिंग द वर्ड स्पाउस। ओके, सो दिस इज वन थिंग, नॉट अ लॉट ऑफ थिंग इज हियर। तो फ्लैग फिर से न्यूज़ में है, तो फ्लैग क्यों न्यूज़ में हो, क्योंकि हाँ जो फ्लैग कोड में कुछ चेंजेस आया है कि नाउ द नेशनल फ्लैग कैन जस्ट नॉट बी मेड ऑफ हैंड वूवन खादी। अब वो आपका पॉलिएस्टर और मैन मेड मशीन मेड फ्लैग भी बनाया जा सकता है। ये गवर्नमेंट किया था फॉर हर घर तिरंगा कैंपेन के लिए। ठीक है, अब 2000 क्या बोलते हैं 2004 के बाद आई थिंक now the hosting flag is also a fundamental right under article 19(1)(a), so it just not so it is subject to reasonable restriction भी है। तो flag code और आप restrictions regarding the violation for the national honor act बोला। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को सबसे पहले बीकाजी कामा जर्मनी में फैलाई थी। 3:2 का रेशियो होना चाहिए। तो पोलिस्टर का इसलिए बोल रहा है कि डेमोक्रेटाइजेशन हो सिंबलिज्म का, ये चीज़ है। और 2004 के बाद इसको एक फंडामेंटल राइट बता दिया गया है कि जो फ्लैग होस्टिंग है इस लाइक के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ओके, इट इज जस्ट नॉट ए स्टेट प्रॉपर्टी, और धर्म और प्रोग्रेस को दिखाता है अशोक चक्र का। तो पर्टिकुलर 3 लॉ है जिसको याद रखना है। देयर इज एम्बलम एंड नेम्स एक्ट ऑफ 1950,
ये आपको डिसअलाउ करेगा कि आप एज ए ट्रेडमार्क इंडियन फ्लैग को कहीं इधर उधर यूज ना करें। प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट है 1971 का। तो अगर आप पब्लिकली कुछ क्रिमिनल स्टेटरी लॉ है, इसमें क्रिमिनल पनिशमेंट्स है फॉर द वायलेशन। ओके, एंड लास्ट वन इज द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया। Now this flag code of India is like consolidating the usage discipline protocol. Okay, they are like executive instructions. पहले रेड था, उसको फिर सेफ्रॉन किया गया। ठीक है, so we will think of the disposal protocol is there like it directly cannot be buried, uh, it cannot be burnt, it should be burnt privately और उसको फिर bury करना होगा। ठीक है, ये फ्लैग का थोड़ा बहुत ये पता होना चाहिए। लाइक सबसे पहला फ्लैग आपका सिस्टर निवेदिता 1904 में बनाई थी, उसमें बांग्ला में वंदे मातरम लिखा हुआ था। उसके बाद पहला ट्राई कलर फ्लैग आपका 1906 में बना है। ठीक है, विद द स्लोगन वंदे मातरम, वो आपका पर्पल येलो रेड में था। ओके, फिर 1906 में फिर आपका कलकत्ता फ्लैग बनेगा। कलकत्ता फ्लैग में आपका ग्रीन येलो और रेड होगा, ये आपका पारसी बागान में। देन वी हैव इन 1907 में वी हैव द फ्लैग ऑफ इंडिपेंडेंस। सो फ्लैग ऑफ इंडिपेंडेंस इज बाय विकाजी कामा। और 1917 में तुम्हारा यूनियन जैक के साथ ये कर दिया गया था। 1921 में तुम्हारा ये बंदा था पिंगाली वेंकैया। 1921 में पिंगाली वेंकैया चरखा डाला था। फिर देन नीचे 1931 में कांग्रेस कमेटी तुम्हारा अ, जो नॉर्मल फ्लैग है बस चरखा डाला था। 1947 में फिर 22 जुलाई 1947 को तुम्हारा अभी अपना फ्लैग जो बना वो था। हाँ, तो नुआंस क्या है, देयर इज एन एट्थ पे कमीशन आ रहा है। तो एट्थ पे कमीशन में आपको समझना होगा कि इट इज ए फिजिकल फेडरलिज्म एग्जीक्यूटिव पावर का क्वेश्चन है। तो सेंट्रल पे कमीशन सबसे पहले सिंपल याद रखना है कि एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ना कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल या स्टैट्यूटरी बॉडी है। जो आपका पे कमीशन है, इसका जो एडवाइस है एडवाइजरी नेचर का है। ठीक है, सेकंड है कि सबको को लगता हो कि 10-10 साल में बनना चाहिए, ऐसा कोई कन्वेंस ये नहीं है, ये कन्वेंशन है बस। दूसरा है कि ये किसको स्टेट गवर्नमेंट को कवर नहीं करता है। सेंट्रल पे कमीशन विल कवर दी डिफेंस एम्प्लॉय एज वेल एज दी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ठीक है, बट इसका डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट रहता है कि ये आपका पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेशर बनाएगा। ओके, विच इम्पैक्ट्स दी फिजिकल फेडरलिज्म। अब आपको इसमें मेंस का पॉइंट है फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखिए जाए, तो देयर इज फिजिकल प्रूडेंस वर्सेस वेलफेयर। इसका मतलब क्या है कि जो अपना पेंशन बिल है दैट इज अराउंड 2.76 लाख करोड़, मतलब जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसका 7% आपका पेंशन में जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब हम लोग क्या आर्ग्यू कर सकते हैं कि पे हाइक तो जरूरी है इन ऑर्डर टू फाइट द इन्फ्लेशन, बट ये डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए रिसोर्सेज घटा देगा। आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का 7% केवल पेंशन में जा रहा है, ये चीज़ याद रखना है। और एक चीज़ यूज़ कर सकते हैं कि जैसे कि इंडिया का जो बेज वेज बिल है, जो सैलरी देता है, दैट इज अराउंड 5.48% ऑफ द जीडीपी। ये लोअर है यूएस और ब्राजील जैसे देशों से। ठीक है, तो ये काउंटर क्या करता है कि भाई बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी है, बहुत ज़्यादा ये है, तो ऐसा नहीं है। मतलब हम लोग जितना खर्चा कर रहे हैं ऑन आवर वेजेस, इट इज़ लेसर देन यूएसए एंड जर्मनी, ये एक पॉइंट रख सकते हैं। और व्हेन वी से द इंडियाज पब्लिक सेक्टर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अगर आप बोलिएगा, तो वी जस्ट गिव 8.5% ऑफ द पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयमेंट है, जब बाकी यूकेज में से 29% आदमी पब्लिक सेक्टर में काम कर रहा है, तो बहुत कम है। और कंप्रेशन रेशियो देखिएगा इज ऑल्सो वन। लो रेशियो जो है वो इक्विटी दिखाता है, बट रेशियो दैट इज टू लो, उससे क्या होगा कि आपका ब्रेन ड्रेन हो सकता है। ठीक है, तो ज़्यादा सैलरी देना होगा हायर ऑफिशियल्स को। ठीक है, अभी 50 लाख जो एम्प्लॉय है दैट इज अराउंड 8.7% पीपल दैट will create a demand for inflation. Okay, this is one thing. और एक बहुत ही important use है that the CAG in its Connect portal. Okay, so CAG is developing a Connect portal in which क्या होगा that there is an interaction between the auditor and 10 lakh auditees. तो ये क्या बना रहा है, it's like an LLM बना रहा है that will act like an institutional brain. Okay, so हमारे पास decades of inspection report होंगे, so that can find the patterns of financial irregularity that a human auditor might miss in massive data sets. Okay, तो कैग को लेके बेसिक तो अब सीधे याद आना चाहिए आर्टिकल 148 से आर्टिकल
151 तक। तो कैग का कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर आर्टिकल 148। तो इसका जो अपॉइंटमेंट होगा दैट इज अंडर द वारंट एंड सील ऑफ प्रेसिडेंट, एंड इसका रिमूवल एज लाइक ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होता है। आर्टिकल 149 जो है द ड्यूटीज एंड पावर्स इट इज लाइक प्रिस्क्राइब्ड बाय द पार्लियामेंट, ये लिखा हुआ है आर्टिकल 149 में। तो देयर इज ए कैग एक्ट ऑफ 1971। नाउ 150 है कि द प्रेसिडेंट जो है अकाउंट के फॉर्म को प्रिस्क्राइब कर सकता है ऑन द एडवाइस ऑफ कैग। ठीक है। आर्टिकल 151 है कि जो ऑडिट का रिपोर्ट है यूनियन का दैट विल बी सबमिटेड टू प्रेसिडेंट, एंड द स्टेट का जो रिपोर्ट है दैट विल बी सबमिटेड टू गवर्नर। स्कोप क्या होगा? कंसोलिडेटेड फंड, कंटिजेंसी फंड, पब्लिक अकाउंट फंड, तीनों को ऑडिट कर सकता है कैग। ठीक है। इंडिया में कैग जो है बस ऑडिटर है, कंट्रोलर नहीं है। प्राइवेट सेक्टर को नहीं कर सकता है, लिमिटेड है कि स्पेशल रिक्वेस्ट चाहिए, स्टेटूटरी प्रोविजन चाहिए। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना होगा। और केक के पास सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, वो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे नहीं है। ठीक है। तो एआई जो है यहाँ डिसीजन सपोर्ट टूल है, डिसीजन अल्टीमेटली ह्यूमन ऑडिटर को लेना। तो बहुत ही अच्छा फीचर है, इसको हम लोग बहुत जगह मेंस में लिख सकते हैं कि जो पोस्टमार्टम से रियल टाइम मॉनिटरिंग पे आ गया है क्या, कि जो कनेक्ट पोर्टल है वो क्या करेगा, जो कनकरेंट ऑडिट रिस्पॉन्स साइकिल है उसको फैसिलिटेट करेगा, और जो प्रोसेस है उसको मच मोर प्रिवेंटिव बनाएगा देन क्यूरेटिव। ठीक है। ट्रांसपेरेंसी करेगा, डेमोक्रेटाइजेशन हो गया है उसका, कि अब आप लोग डिजिटल अपना ऑडिट भर सकते हैं, तो फाइल मिस होने का या भोजन बोलता था कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिले हो गया, वो अब नहीं होगा। अब एक तरह से एल्गोरिथमिक ऑडिट है, तो इंस्टीट्यूशनल मेमोरी क्रिएट होगा। अगर सीनियर ऑडिट ऑफिसर जा रहा है तो उसके साथ उसका एक्सपीरियंस भी चला गया। तो अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो रिपोर्ट होगा वो एक परमानेंट सर्चेबल इंस्टीट्यूशनल मेमोरी बन जाएगा ऑफिस के लिए। ठीक है। और इसमें एक चैलेंज हो जाएगा कि आपका डेटा सोवर्निटी का चैलेंज होगा, आपका एआई बायसिंग का चैलेंज होगा, ये सब होगा। सेंटेनरी ईयर है यूपीएससी का। तो यूपीएससी के लिए हम लोग को समझना है कि सो प्री में तो ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट यूपीएससी अपने ऊपर नहीं पूछेगा, सो यू नीड टू थिंक अबाउट द एआई बेस्ड अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म दैट द यूपीएससी हैज इंट्रोड्यूस्ड इन द डिजिटल एरा। ओके, सो स्टैटिक है कि आर्टिकल 315 से 323 तक यूपीएससी है इन पार्ट 15। तो देर इज ए ली कमीशन जिसके तहत एक पब्लिक सर्विस कमीशन इस्टेब्लिश हुआ था अराउंड 1924। सो ली कमीशन के फर्स्ट चेयरमैन थे सर रोज बैकर। ठीक है। तो 1900 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बन गया था। ठीक है। तो कोई पूछेगा कि यूपीएससी का उद्घाटन कहाँ से हुआ, लाइक ली कमीशन 1924 में बोल दिया था। यूपीएससी बना 1950 में। आर्टिकल 315 मैंडेटरी एस्टेब्लिशमेंट का बात करता है, एसपीएससी और पीएससी का, यूपीएससी का। मेंबर जो है चेयरमैन बन सकता है उसके। 319 जो है वो स्ट्रिक्ट प्रोहिबिशन है फर्दर एम्प्लॉयमेंट का। ठीक है। 320 है कि आपका जो यूपीएससी है दैट इज ए कंसल्टरी बॉडी। ठीक है, कि डिसिप्लिनरी मेटल्स में रिक्रूटमेंट मेथड्स में कंसल्ट ले सकता है गवर्नमेंट। ठीक है। 323 में है कि यूपीएससी अपना सबमिट करेगा एनुअल रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट बिफोर बोथ हाउसेस। ठीक है। तो जॉइंट सर्विस पब्लिक सबमिशन भी बन सकता है। रिमूवल के लिए सुप्रीम कोर्ट का इंक्वायरी जरूरी है, ये चीज़ ध्यान रखना। कंसल्टेशन जो है बाइंडिंग नहीं है, कंसल्टेशन कर सकता है। इसके बाद टेक लेड अकाउंटेबिलिटी के बारे में बोल सकते हो। प्रतिभा सेतु है कि जो वेटेड कैंडिडेट है उसको अपॉर्चुनिटी कस्ट हटाया जाए, नेशन बिल्डिंग में यूज़ किया जाए। 315 से 323 तक एक बार रिट्रेट कर ले। 315 में है कि देयर विल बी ए पब्लिक यूपीएससी एंड एसपीएससी। ओके। 316 है इज लाइक द अपॉइंटमेंट एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस क्या होगा, कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे इनको, और जो टर्म ऑफ ऑफिस होगा 6 साल और 62 ईयर का होगा। ठीक है। यूपीएससी का जो मेंबर का टर्म है, यूपीएससी मेंबर का 665 है, उसका 612 है। ठीक है। और उसके बाद 317 है कि सिर्फ प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं ऑन ग्राउंड ऑफ मिस बिहेवियर दिया हुआ है। ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट का इंक्वायरी जरूरी है, अराउंड 317 में लिखा हुआ है। 318 में लिखा हुआ है कि सर्विस ऑफ मेंबर का जो रेगुलेशन है कि क्या होगा, ये डिसाइड कर सकता है। 319 में है कि फर्दर प्रोहिबिशन है ज्वाइन करने का। 320 है कि सरकार को एडवाइस कर सकता है ऑन द एग्जामिनेशन। और क्या है, यही सब है।